हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले हम बात की थी, हमने चंद्रवंश के बारे में और चंद्रवंश का इतिहास पढ़ा। चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई, सभी राजा आए और क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सा राजा किस किस घटना से संबंधित है, सब हमने पढ़ा है। और अंत में जो है कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हो गया है 1790, और हमने उस इतिहास को वहीं पर रोक दिया है। अब हम बात करते हैं पंवार वंश की। जब पंवार वंश को शुरुआत करके और खत्म करेंगे, गोरखों को लेकर आएंगे, तो तभी हम फिर गोरखों का शासन कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंवार वंश की। पंवार वंश की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी तिथि में भी मतभेद है, लेकिन क्या माना जाता है और कौन इसका संस्थापक था, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर हम पंवार वंश की बात करें तो गढ़वाल में आपने याद रखना है, कहां पर, गढ़वाल में। ठीक है, ये बात अब मैंने आपको पहले भी बताई थी कि गढ़वाल में पंवार वंश चलता है और कुमाऊं में जो है आपका चंद्रवंश चलता है। चंद्रवंश हम पढ़ चुके हैं कुमाऊं का, और गढ़वाल का आज हम पंवार वंश पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन समय में क्या था कि गढ़वाल में छोटे छोटे गढ़ थे। क्या थे? छोटे छोटे गढ़। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कई बार ये आप समझ कह सकते हैं कि इन गढ़ों के वजह से ही जो है गढ़वाल इसका नाम पड़ा था। ठीक है ना, छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, और कई बार इन गढ़ों की जो संख्या है वो 52 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 52 बताई गई है। और इन्हीं गढ़ों में एक सबसे प्रमुख गढ़ था, जिसको आप याद रखें, इन्हीं 52 गढ़ों में, जिसका नाम था चांदपुर गढ़। ठीक है, अब हमने चांदपुर गढ़ को ही क्यों पढ़ा? क्योंकि इसी से कहानी संबंधित है, इसीलिए हम चांदपुर गढ़ की बात करेंगे। चांदपुर गढ़ वर्तमान में अगर आप याद रखना तो चमोली जनपद आपने याद रखना है। कौन सा जनपद है? चमोली जनपद याद रखना है। ठीक है, देखो एक चीज और आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है कि आप पंवार वंश को पढ़ते हुए बहुत सारी कहानी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तर्क वितर्क आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं हमेशा से ही ये मानता हूं कि आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ें। अगर एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं जो आपके सिलेबस से बाहर है, तो आप तब इसको डीप में पढ़िए और तब इसको विस्तार से जानने का प्रयास करिए, तर्क वितर्क देखिए किसने क्या कथन कहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फिलहाल केवल स्थापना से प्रश्न आता है और वर्णन से प्रश्न आता है, तो आप उसको जो है सीधे सीधे पढ़ने का प्रयास करिए। तो मैं इसी पर बात करता हूँ। जैसे हमने आपको चंद्रवंश पढ़ाया था, वैसे ही हम पंवार वंश भी आपको पढ़ाएंगे। तो हमने कहा कि गढ़वाल में छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, लगभग इनकी संख्या 52 थी, और इनमें गढ़ था चांदपुर गढ़। कहां पर था? वर्तमान में अगर बात करें, चांदपुर गढ़ चमोली में पड़ता है। ठीक है, और इस चांदपुर गढ़ पर जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे भानु प्रताप। कौन कर रहे थे? भानु प्रताप। ये आपने ध्यान रखना। हर गढ़ का कोई ना कोई राजा था, शासक था। जब अजयपाल को हम देखते हैं कि वो इन गढ़ों को शामिल करेगा, सब एक जगह करेगा, आने वाला राजा, तो बहुत सारे गढ़ अलग अलग थे जिनके राजाओं को बुलाता था। ठीक है ना, कोलीगढ़ था, कोनपुरगढ़ था, आपका उप्पूगढ़ था, उनके शासकों के अलग अलग बारे में बताया गया है। फिलहाल आपने याद रखना है कि चांदपुरगढ़ था, जिस पर शासन कर रहे थे कौन? भानु प्रताप। ये आपने यहाँ से याद रखना है। भानु प्रताप जो है चांदपुरगढ़ पर शासन कर रहे थे। अब पंवार वंश की जब भी बात होती है कि स्थापना किसने की थी, तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, जो है कनकपाल। कौन है? कनकपाल। जब भी जो है पंवार वंश की स्थापना को लेकर प्रश्न आता है कि किसने की थी, तो सीधे सीधे प्रश्न उठता है कनकपाल ने की थी। ठीक है, अब ये कनकपाल आया कहां से था, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक आप याद रखेंगे, धार नगरी। ठीक है, और ये कहां पर थी? तो गुजरात में थी। तो धार नगरी गुजरात से एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कनकपाल, और भानु प्रताप की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुचित्र वीणा। तो भानु प्रताप ने कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और विवाह करने पर एक दहेज स्वरूप जो है एक चीज दी थी, दहेज में। आप याद रखेंगे, अगर मैं कहूं दहेज में क्या दिया था, तो ये जो चांदपुर परगना था, ये इसने इसको दहेज में दिया था। ठीक है, यानी कि दहेज में चांदपुर परगना दिया, और इसी चांदपुर परगने में कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना कर दी। क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, कहानी समझ में आई है। गढ़वाल में प्राचीन समय में छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे जिनकी संख्या 52 थी। इनमें गढ़ था चांदपुरगढ़, जो कि चमोली में पड़ता था, और उसमें शासक था भानु प्रताप। धार नगरी गुजरात से कनकपाल आए, और भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया, और दहेज स्वरूप चांदपुर परगना दिया, या चांदपुर दिया, चांदपुरगढ़ दिया। और यही चांदपुरगढ़ में जो है किसने? कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जब स्थापना कर दी है, स्थापना, ठीक है, स्थापना से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। दो मत आप याद रखेंगे, एक है 888 ईस्वी, एक है 688 ईस्वी, ठीक है। दोनों तिथियां आती हैं कि किस तिथि में जो है पवार वंश की स्थापना होती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको समर्थक बताता हूं, 888 के समर्थक कौन है। तो नंबर 1 पर आप याद रखेंगे हरिकृष्ण रतूड़ी। कौन है? हरिकृष्ण रतूड़ी, ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी, हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास 1928 में लिखा और उसमें जो है ये पवार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में मानते हैं और पवार वंश का संस्थापक कनकपाल को मानते हैं। कौन है? हरिकृष्ण रतूड़ी। दूसरे व्यक्ति और है, नाम है भक्त दर्शन। कौन है? भक्त दर्शन, ठीक है। ये भी मानते हैं कि पवार वंश की स्थापना 888 में हुई और धार नगरी गुजरात से कोई आया था जिसका नाम कनकपाल था, जिसने पवार वंश की स्थापना की, ठीक है। और वहीं पर अब हम बात करते हैं 688 ईस्वी की, ठीक है। तो 688 ईस्वी को भी हरिकृष्ण रतूड़ी मानते हैं। इनकी एक रचना है जिसको आप याद रखिए, गढ़वाल वर्णन, ठीक है। गढ़वाल वर्णन, गढ़वाल वर्णन में अपनी पहली तिथि का खंडन करते हुए हरिकृष्ण रतूड़ी कहते हैं कि पवार वंश की स्थापना 688 ईस्वी में हुई थी। और हालांकि ये गलत है, आप याद रखेंगे 888 ईस्वी में ही पवार वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहां से आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन की, किसकी? राहुल सांकृत्यायन जो है वो पवार वंश का संस्थापक जो है किसको मानते हैं? तो आप याद रखेंगे अजयपाल को मानते हैं। किसको मानते हैं? अजयपाल को, ठीक है ना। और अजयपाल को मानने का कारण ये था, अजयपाल को वैसे तो वास्तविक संस्थापक पवार वंश का माना जाता है क्योंकि उसने जो है सभी गढ़ों को एक किया था और एक शासन जो है चलाने का प्रयास किया था, इसीलिए इसको संस्थापक मानते हैं। कौन? आप याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक आपको पता चला कि कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना की है। कब की है? 888 में की है। क्या क्या मत है, कैसे कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये कहां से आया था, ये सारी की सारी चीजें पेपर में बनती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं कनकपाल के शासन की बात करूं तो आप याद रखेंगे 888 से 889 तक इसका जो है शासनकाल रहा है, ठीक है। अब देखो इसका वर्णन मिलता है हमें कनकपाल का एक जगह, ठीक है। कौन व्यक्ति हैं जो इनका वर्णन करते हैं? नाम है कवि देव राय। नाम है कवि देव राय, ठीक है। देखो ध्यान से, कवि देवराव राय की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है गढ़वाल राज्य वंशावली। क्या है? गढ़वाल राज्य वंशावली, ठीक है। तो इनकी एक पुस्तक है गढ़वाल राज्य वंशावली, जिसमें जो है इन्होंने कनकपाल का वर्णन किया है और इन्होंने यही कहा है कि ये धार नगरी गुजरात से आया था और यहाँ पर जो है तीर्थ यात्रा वगैरह करने आया था और इससे जो है भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किया, जिस वजह से जो है पवार वंश की यहाँ पर स्थापना हुई है, ठीक है। तो आप कवि देव राय को याद रखेंगे कि इसने गढ़वाल राज्य वंशावली में पवार वंश के राजा कनकपाल का वर्णन किया है। यहां तक समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर दूसरी बात हम बात करें कनकपाल के बारे में तो इसने चांदपुर जो गढ़ था उसको कौनपुर गढ़ कहा। क्या कहा? कौनपुर गढ़, ठीक है। या तो आप ये समझेंगे कि ये चांदपुर गढ़ के पास में एक दूसरा गढ़ था कौनपुर गढ़, या इसने कई बार याद रखना कि चांदपुर गढ़ को ही कौनपुर गढ़ कहा। फिलहाल आपने कौनपुर गढ़ को क्यों पढ़ना है कि इसने कौनपुर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इसने क्या किया? कौनपुर गढ़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। बस इतनी ही बात आप यहां से याद रखेंगे। किसके बारे में? ये कनकपाल के बारे में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कनकपाल के बाद जो राजा बनते हैं उनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। राजा बनते हैं अनंतपाल। कौन है? अनंतपाल, ठीक है। अनंतपाल गद्दी पर बैठते हैं 1191 के बाद और 1200 जो है 1191 में बैठते हैं और 1220 तक लगभग जो है ये शासन करते हैं अनंतपाल, ठीक है। अनंतपाल से आपने एक ही प्रश्न याद रखना है
कि इसके समय में अशोक चल का आक्रमण हुआ था। ये एक लाइन आपने यहां से याद रखी। अशोक चल का आक्रमण, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको चंद्रवंश में बताया था कि जब अशोक चल का आक्रमण हुआ तो उस समय चंद्रवंश का राजा नागकेचन था, पंवार वंश का राजा आप याद रखेंगे अनंतपाल था, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। अब अगला राजा जो हम पढ़ने वाले हैं उसको आप ध्यान से रखेंगे याद, नाम है सोनपाल। कौन है? सोनपाल, या इसको याद रखेंगे आप स्वर्णपाल। स्वर्णपाल, ठीक है। अब ये इसको स्वर्णपाल क्यों कहा ये भी आपने ध्यान रखना है, आपको बताएंगे। फिलहाल आपने याद रखना है 24वां राजा है पंवार वंश का। कौन सा राजा है? 24वां राजा है पंवार वंश का, ठीक है। और ये कब गद्दी पर बैठता है इसका आप शासन भी याद रखेंगे। 1243 से 1250 तक गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 1243 से और 50 तक जो है ये गद्दी पर रहता है। नाम है क्या? सोनपाल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब सोनपाल गद्दी पर बैठते हैं तो पंवार वंश जो है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। यानी कि इसके समय में पंवार वंश दो शाखाओं में हमें विभाजित होते हुए दिखता है। नंबर एक वो जो चांदपुरगढ़ था जहां पर पंवार वंश की स्थापना हुई, ठीक है ना। दूसरा आप याद रखेंगे भिलंगना घाटी। भिलंगना घाटी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यानी कि इसने क्या किया था कि इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो भिलंगना घाटी में बनाई थी, ठीक है। यहां से आप राजधानी से इसकी प्रश्न याद रखेंगे। एक शाखा चांदपुरगढ़ में चलती रही और दूसरी शाखा जो थी वो भिलंगना घाटी में थी। आपको याद है कहां पर है? टिहरी में है। अब भिलंगना घाटी में इसने क्या किया? अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? अपनी राजधानी, ठीक है। और उसको नाम दिया था सोनी भिलंग। क्या नाम दिया था? सोनी भिलंग, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। तो इसने जो है भिलंगना घाटी में अपनी राजधानी बनाई जिसको नाम दिया सोनी भिलंग। अब एक बात यहां से आप और याद रखेंगे सोन भिलंगना घाटी से, कि भिलंगना घाटी में राज करने वाले जो राजा थे वो सोनवंशी कहलाते थे। क्या बोलते थे उनको? सोनवंशी राजा। जो भिलंगना घाटी में राज करते थे उनको सोनवंशी राजा कहा जाता था। यहां तक समझ में आया है? पहले हमने कनकपाल को पढ़ा जिसने इसकी स्थापना की, उसके बाद अनंतपाल की बात की हमने, फिर उसके बाद जो है सोनपाल या स्वर्णपाल। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में राजा नहीं आए होंगे, पर उनका ऐसा कुछ उचित विवरण हमें नहीं मिलता है। आपने कहीं और पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा होगा, लेकिन जितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वही आपने ध्यान रखने हैं। अब अगला जो राजा है वो हम बात करेंगे लखनदेव या लक्षणदेव की, ठीक है ना, जिसकी सबसे पहले तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई थी, पहला राजा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। कंटिन्यू इसके पार्ट आते रहेंगे, आप देखते रहें और राजाओं से जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं उनको करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।